Welcome back. We were talking about compensable factors, and as we have decided that compensable factors are paid for measurable qualities, features, requirements, or constructs that are common to many different kinds of jobs. And generally speaking, those factors are skills, responsibility, effort, mental or physical, and then work environment. Now, characteristics of a compensable factor is the topic we are going to start. It is said that the factor must be present in all jobs. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उन फैक्टर्स को चूज करना होगा जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तमाम जॉब्स में किसी ना किसी हवाले से वो फैक्टर किसी ना किसी लेवल पर वो अवेलेबल हो. नंबर 2, if 2 or more factors are chosen, they should not overlap in meaning. ठीक है, अभी हम इसकी पूरी एक एग्जांपल करेंगे. पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, फिर हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप कोई फैक्टर्स पिक कर रहे हो तो वो दो फैक्टर्स ऐसे पिक नहीं कर लेने जिनका मतलब एक ही बनता हो. नंबर 3, कंसिडरेशन ऑफ ऑल व्यू पॉइंट्स इज क्रिटिकल फॉर एक्सेप्टेंस. कि आप हर एंगल से, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से भी, एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी, एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से भी, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी, आप इस बात को मद्देनजर रखो कि जो कंफर्टेबल फैक्टर्स आप पिक कर रहे हो, क्या वो कंफर्टेबल फैक्टर्स एक्सेप्टेबल भी होंगे कि नहीं होंगे, and acceptable by all the stakeholders involved. And then number 4, compensable factors need to fit the organization. Organizations design jobs to meet their goals and to fit their technology, culture, values, and compensable factors need to reflect this. ठीक है, तो ये तमाम आपने ज़हन में बातें रखनी है कि आपका टेक्नोलॉजिकल स्टांस कैसा है, कल्चरल पर्सपेक्टिव में आप कैसे ऑपरेट कर रहे हो, वैल्यू सिस्टम आपका कैसे ऑपरेट कर रहा है. तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर देन यू विल बी डिसाइडिंग कि आपके कंपेंसेबल फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे. अब हम कंपेंसेबल फैक्टर्स की एक लिस्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्किल बेस्ड कंपेंसेबल फैक्टर्स की बात करो तो उसमें मेन चीज जो काउंट हो रही होगी वो होगी नो हाउ, कि जॉब्स को परफॉर्म कैसे करना है. ओके, और जैसा आपको मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जैसी जॉब्स के लिए आपके कंपेंसेबल फैक्टर्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी का होना वो जरूरी है. तो अगर आप स्किल्स का फैक्टर पिक कर रहे हो तो वो स्किल्स किसी ना किसी हवाले से तमाम जॉब्स के अंदर वो पाई जानी चाहिए. सो स्किल्स के कॉन्टेक्स्ट में द एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटी एंड एजुकेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब अंडर कंसिडरेशन. ये हम स्किल्स के एक्सप्रेशन को कोट कर रहे हैं. नॉट विद द स्किल्स एन एम्प्लॉय में पोजेस. ठीक है, सो आपने उन चीजों को काउंट नहीं करना कि एम्प्लॉय में ये शायद हो, दैट एम्प्लॉय मे पोजेस. आपने उनकी बात नहीं करनी, आपने उन स्किल्स के ऊपर बात करनी है कि जो मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज के पास उन पर्टिकुलर जॉब्स को करने के लिए. which also means के फ्यूचर स्किल्स की बजाय यू फोकस अपॉन द करंट स्किल्स, प्रेजेंट स्किल्स. फॉर एग्जांपल, इट मे इंक्लूड टेक्निकल नो हाउ, it may include specialized knowledge, it may include organizational awareness, educational levels, specialized training, years of experience required, interpersonal skills, degree of supervisory skills. तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो स्किल्स और नो हाउ की कैटेगरी में हम जॉब्स के अंदर तलाश करेंगे to consider them as compensable factors, because उस टेक्निकल नो हाउ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस को हमने कंपनसेट करना है. वो कैसे करना है उसके लिए अभी हम एक पॉइंट मेथड का सहारा लेंगे, जिसमें हम एक पूरा न्यूमेरिकल मेथड तरीके से, न्यूमेरिकल वे से हल करेंगे अपने क्यूरी को कि हाउ कैन वी फाइंड आउट हाउ मच टू पे. सेकंड देखिएगा, एफर्ट बेस्ड. अब अगर आपने कंपेंसेबल फैक्टर एफर्ट बेस्ड लिया तो जाहिर है कि हर जॉब के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई लेवल ऑफ एफर्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा. ठीक है, तो एफर्टलेस जॉब्स तो आमतौर पर नहीं हुआ करती. तो अगर हम एफर्ट को काउंट कर रहे हैं तो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन नीडेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब. अब एफर्ट के केस में व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट्स यू कैन गो फॉर, दे आर नंबर 1, डाइवर्सिटी ऑफ टास्क्स, complexity of tasks,
creativity of thinking, analytical problem solving, physical application of skills and degree of assistance available. Right here, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम एफर्ट के केस में वो काउंट कर सकते हैं. अब हर किसी जॉब में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रही है, डाइवर्सिटी ऑफ टास्क ऑब्वियसली हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क कि उनको परफॉर्म करने के लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है, क्रिएटिविटी ऑफ थिंकिंग पे बात हो सकती है, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, डिग्री ऑफ असिस्टेंस अवेलेबल. ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक जॉब में एक मैनेजर के पास कोई असिस्टेंट अवेलेबल नहीं है और दूसरी जॉब में एक मैनेजर के पास 3 असिस्टेंट अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली उन दोनों मैनेजर्स का जो वर्कलोड होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा. Okay, so the effort involved and the skills involved in performing jobs, these are the factors जिनको के compensate किया जाता है actually technical grounds के ऊपर. अब तीसरा फैक्टर देखिए, that is responsibility. And responsibility would mean the extent to which an employer depends on the employee to perform the job as expected, with emphasis on the importance of job obligation. ओके, अब किसी जॉब के अंदर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, दैट इज द रीजन. अगर आप टीडीआर को भी देखो जो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में डेवलप करते हैं, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इसमें हमारी कोशिश की जा रही होती है, कोशिश मेनली यही होती है कि उन फैक्टर्स को लिखा जाए जो जिनके अगेंस्ट हमने कंपनसेशन प्रोवाइड वो करनी है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय पे जिन हवालों से डिपेंड कर रहा है, रीजन बीइंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में उसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हुई है, उसने उसको वो काम सौंपा हुआ है कि दैट पर्सन इज लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू मीट अप दीज टारगेट्स एंड गोल्स. सो देयरफॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी में वी हैव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वी हैव स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट व्हिच इज अंडर कंट्रोल, degree of integration of work with others, impact of failure or risk of job, ability to perform tasks without supervision. इन जैसे पॉइंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट वो किए जा सकते हैं. एक और बात भी जहन में रखिएगा कि यहां पर जो मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, these are only the examples. In case of skills, in case of abilities, in case of responsibilities, there can be so many other aspects you can count. Afterwards, the fourth thing जो हम कंपनसेबल फैक्टर में काउंट कर रहे हैं, that is working conditions. अब एक एम्प्लॉय की जॉब में कोई hazardous conditions नहीं है और दूसरे एम्प्लॉय के जॉब में hazardous conditions, exposure to threats, external threats, exposure to risks, exposure to like किसी भी इशू को जो कि उसको फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, तो अब उन दोनों की जॉब्स में आप एक कंपनसेशन वो नहीं दे सकते, चाहे उनकी जॉब डेजिग्नेशन का टाइटल वो सेम हो. फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर है दैट इज वर्किंग इन ऑफिस और दूसरा मैनेजर है हु इज वर्किंग नियर द फर्नेस. ठीक है, अब जाहिर है कि जो फर्नेस के करीब काम कर रहा है उसकी जॉब ज्यादा हैजर्डियस है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन द ऑफिस. ओके, तो दैट इज द रीजन कि वर्किंग कंडीशंस को हम एक कंपनसेबल फैक्टर के तौर पर काउंट वो करते हैं. सो अब जाहिर है कि वर्किंग कंडीशंस में पहली चीज हैजर्ड्स आपके शामिल हैं और साथ वो कहता है कि फिजिकल सराउंडिंग्स ऑफ द जॉब को भी हमने देखना है कि उसमें पोटेंशियल हैजर्ड्स इनहेरिट इन जॉब कितने हैं. फॉर एग्जांपल, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी टावर को मेंटेन कर रहे हैं लोग, तो ऑब्वियसली व्हेन दे आर लाइक ऑन क्लाइम्ड ऑन द टावर और वहां पर वो हाई वोल्टेज वायर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो देयर लाइफ इज एट रिस्क. Okay, as compared to another person who is just standing beside a machine. Okay, so ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, टेक्निकली देखनी पड़ेंगी कि किस जॉब में किस कदर रिस्क जो है वो शामिल है. इसी तरह डिग्री ऑफ डेंजर which can be exposed to others, impact of specialized motor or concentration skills, ठीक है, जिसमें कि आपके जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वो इन्वॉल्व हो, जिसमें कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ज्यादा यूज होते हो, जिसमें कि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो. तो इम्पैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मोटर एंड कंसंट्रेशन स्किल्स जो हैं, इन चीजों को भी हमें सोचना पड़ेगा. जस्ट लाइक दैट, डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट, एक्सपोजर और डर्टीनेस इन डूइंग जॉब. फॉर एग्जाम्पल, जेनेटोरियल स्टाफ है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अब जेनेटोरियल स्टाफ का काम है सफाई करना, तो जाहिर है कि उनका काम इज डर्टी.
if the task is involved with some aspects जिसमें के discomfort, exposure और dirtiness हो, तो obviously उसको उस हवाले से कंपनसेट ज्यादा करना चाहिए एज कंपेयर टू एन एम्प्लॉई कि जिसकी जॉब में कोई ऐसा मसला शामिल ना हो। अब ये फैक्टर्स तो हमने देख लिए। अब इन फैक्टर्स की बेसिस पर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एंड गोइंग डाउन टू द जेनिटोरियल स्टाफ, अब लोगों को कंपनसेट कैसे करना है, आखिर हम कैसे इन फैक्टर्स को वैल्यूएट करेंगे और कैसे हम इनको पैसे एलोकेट करेंगे ताकि हमारा कंपनसेशन पैकेज प्लान डिसाइड हो सके और जॉब वर्थ कैलकुलेट हो सके, उस मकसद के लिए अब हम एक स्टेप आगे और चलते हैं। यहां पर अब हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है जॉब रैंकिंग। जॉब रैंकिंग का मतलब है रेटर्स एग्जामिन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अरेंज जॉब्स अकॉर्डिंग टू वैल्यू टू द कंपनी। ओके, तो जॉब, ये सारा जॉब इवैल्यूएशन लोग कर रहे हैं, दे वुड बी द पीपल जो कि जॉब इवैल्यूएशन पर बेस्ड रेटिंग्स करेंगे और रेटिंग के ऊपर बेस्ड हम जॉब्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वो देंगे। Another expression देखिए, वो है job classification, which means classes or grades are defined to describe a group of jobs. पहले jobs आपकी place होंगी, structural design में आएंगी और उसके बाद फिर हम उन jobs को classes और grades या scales वो allocate करेंगे। इस मकसद के लिए बहुत से methods हमारे पास available हैं। उनमें से जो most popular method है that is point method. Point method में वो कहता है कि numerical values are assigned to specific job components. Sum of values provides quantitative assessment of job's worth. ठीक है, इस quantitative assessment of job worth की जो डिटेल है that has been picked from Hay Guide chart profile method. ठीक है, अब इस हम point method को एक एग्जांपल के तौर पर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक ओवरव्यू ऑफ पॉइंट सिस्टम वो इस जगह पर देख रहे हैं। सपोज हम एक यूनिवर्सिटी को डिजाइन कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने यूनिवर्सल कंपनसेबल फैक्टर्स के तौर पर 4 फैक्टर्स पिक किए। 1 एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल एफर्ट एंड वर्किंग कंडीशन। और इन 4 फैक्टर्स पर बेस्ड हम तमाम जॉब्स को इवैल्यूएट करने लगे हैं कि किस जॉब की वर्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस जॉब से ज्यादा या कम होगी। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इट इज कंसिडर्ड कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है, जो उसके होने का मकसद भी है, दैट इज टू प्रोवाइड एजुकेशन। सो द पीपल वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेल एजुकेटेड। सो हमने एजुकेशन को 50% वेटेज वो एलोकेट कर दिया। अब याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप है जॉब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। जब आपने जॉब फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आप उनको वेट एलोकेट करो, और वेट से मुराद होगी कि इन फैक्टर्स की रिलेटिव इंपॉर्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो कितनी है। ओके, सो हमने एजुकेशन को 50% वेट एलोकेट किया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को 30% वेट एलोकेट किया, हमने फिजिकल एफर्ट को 12% वेट एलोकेट किया, और हमने वर्किंग कंडीशंस को 8% वेट वो एलोकेट किया। अब ये जो वेरिएशन है वेट्स के अंदर, ये बेस्ड अपॉन द मैनेजर्स परसेप्शन एंड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, ये तब्दील यकीनन हो सकते हैं। सो अब हमने इन वेट्स को नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उनकी रेटिंग्स करनी है। रेटिंग करने के लिए हमने एक लिकर्ट स्केल बनाया विच इज फ्रॉम 1 to 5, और हमने हर एक डिग्री ऑफ स्केल को कुछ पॉइंट्स एलोकेट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एजुकेशन विद अ वेटेज ऑफ 50%, इफ वी टिक एट 1, द पर्सन वुड गेट 100 points. If we tick at 2, the person would get 200 points. ठीक है, अब सपोजिटली अगर हम इसकी कैटेगरी बनाते हैं तो द 1 may mean in case of education, the 1 may mean कि the person is intermediate, the 2 may mean the person is undergraduate, the 3 may mean the person is graduate, the 4th may mean the person is postgraduate, and the 5 may mean that the person is having a doctorate degree or postdoctorate. ठीक है, बेस्ड अपॉन क्या कैटेगराइजेशन किस तरह से कर रहे हो।
तो अब हमने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मिनिमम एजुकेशन सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन से लेकर पोस्ट डॉक तक एक कैटेगरी बना ली और उस कैटेगरी को हमने डिफरेंट पॉइंट्स वो एलोकेट कर दिए। अब ऑब्वियसली ये जो पॉइंट्स आप एलोकेट कर रहे हो, इन पॉइंट्स के बैकएंड के ऊपर भी आपके पास एक रैशनैलिटी होना जरूरी होगी कि आपने इतने पॉइंट क्यों प्रोवाइड किए। ठीक है, उसके लिए ज़ाहिर है और टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल्स भी आपको लेने होंगे और आपको अपना आर्ग्यूमेंट, रैशनल आर्ग्यूमेंट पेश करना होगा कि इन पॉइंट्स के बैकएंड के ऊपर आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। अब यहां पर अगर आप इन रेटिंग को देखो तो सबसे ज्यादा वेट भी और सबसे ज्यादा रेटिंग के नंबर्स भी हमने एजुकेशन को दिए एज बीइंग एविडेंट कि एक एजुकेशनल इदारे के लिए एजुकेशन इज सपोजिटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिसका वेटेज 30% था, हमने इसको वेट एलोकेट किया 75, 150, 225 एंड 300। एंड आफ्टरवर्ड्स फिजिकल एफर्ट हैविंग वेट ऑफ 12 and the rating numbers they are being allocated are 24, 48, 72, 96, 120 and likewise working conditions जिसमें कि हमारा वेट 8% था, इसमें हमने 25, 51 और 80 तक मार्क्स नंबर्स वो लोगों को एलोकेट वो किए। अब इन नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी एक और बात भी ध्यान में रखिएगा कि यूनिफॉर्मिटी का होना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप वन पॉइंट टू अनदर नंबर्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन है, जो रेंज है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, जैसा कि हमने वर्किंग कंडीशंस के केस में देखा कि वहां पर हमने 25, 51, 80 के नंबर्स जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। ओके, नाउ सपोजिटली इफ देयर इज अ पर्सन वर्किंग ऑन अ मैनेजरियल पोजीशन in the institution and the person is having suppose a postgraduate degree, so the person is postgraduate, so we may tick at 4। ठीक है, उस पर्सन को अब हम evaluate कर रहे हैं उसकी जॉब को, तो उसकी जॉब को हमने टिक किया 4 पर कि जी इस जॉब के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन हमें 4 लेवल की चाहिए, so that would give him 100 marks। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोजिटली उसके पास भी ज्यादा है, सो यू गिव हिम सपोज 300 मार्क्स। फिजिकल एफर्ट आपने कहा कि उसकी कोई जॉब में बहुत ज्यादा नहीं है, उसने ऑफिस में बैठ के काम करना है, सो यू गिव हिम सपोज 2 विच इज 48 मार्क्स। एंड वर्किंग कंडीशन भी सपोजिटली उसकी कोई बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी जॉब में, यू मे गिव हिम 2 मार्क्स और 1 मार्क विच इज 25 और 51 रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बरक्स एक लोअर स्टाफ का बंदा है जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिलेटेड टू एडवर्स फिजिकल कंडीशंस है, जिसका काम में बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट शामिल है। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है कि उसकी एजुकेशन ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो, दैट पर्सन इज वर्किंग एट लोअर लेवल, उसकी एजुकेशन में भी इंटरमीडिएट है या मैट्रिकुलेशन है, लेकिन उसका काम जो है वो बहुत हैजर्डियस है, इलेक्ट्रिशियन है कंपनी के अंदर, तो इलेक्ट्रिशियन की जो जॉब है वो बड़ी हैजर्डियस है, तो उसकी वर्किंग कंडीशन जो है वो 80 पर टिक हो रही है, या उससे अगली डिग्रीज भी आप फिल कर सकते हो, यू कैन से कि 120 और 300। सो बेस्ड अपॉन कि उसकी वर्किंग कंडीशन कितनी हैजर्डियस है, आप उसको 25, 51, 80 और सो ऑन आप कोई नंबर एलोकेट कर सकते हो। ओके, अब होता यह है कि हर एक जॉब को हम इन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएट करने के बाद हम इन नंबर्स को एडअप कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज एक मैनेजर की जॉब की मैं जो बात कर रहा था, उसके नंबर हमारे पास आ रहे हैं 400 प्लस 300 प्लस 96, तो आप उसके पास जो नंबर अवेलेबल हो रहे हैं वो 796 तो यहीं पर हो गए। उसके बाद आप उसको सिंपली दे रहे हो 25 मार्क्स, तो उसके 800 समथिंग मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे। जिसके बरक्स जो लोअर स्टाफ का बंदा है, उसके पास जो मार्क्स आ रहे हैं दे माइट बी 100, दैट माइट बी 75, लेकिन उसके बाद उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा है 96, उसकी वर्किंग कंडीशन बहुत सीवियर है 80, लेकिन इन तमाम नंबर्स को लोअर वैल्यूज के अंदर एडअप करने से तब भी उसके जो टोटल मार्क्स है वो पहले वाले मैनेजर के कंपैरिजन में वो कम होंगे, एंड दैट वुड बी द रीजन कि द मैनेजर वुड बी एट द अपर पोस्ट एंड द पर्सन अंडर कंसिडरेशन वुड बी एट द लोअर पोस्ट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हम ये कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट करते हैं मार्क्स की इन रेंजेस के अंदर, व्हाई कांट वी जस्ट सिंपली पुट 1 to 10? उसकी रीजन ये है कि इन तमाम नंबर्स के बैकएंड के ऊपर
आपके पास फिर कुछ मॉनेटरी वैल्यूज होंगी, जिन मॉनेटरी वैल्यूज को आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन्ड से मल्टीप्लाई करना है और वहां से आपका सैलरी स्ट्रक्चर वो डिटरमिन होना है। ओके, नाउ सपोजिटली यू सेड कि जी हर एक पॉइंट के अगेंस्ट हम एलोकेट कर रहे हैं 10 रुपीज। ओके, तो अब या 20 रुपीज, 30 रुपीज, आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल। तो आपने जितने रुपए भी हर पॉइंट के अगेंस्ट डिटरमिन किए, तो जिस पर्सन की जॉब में जितने पॉइंट्स आएंगे, those points would be multiplied by that unit value and that would be the determining कि उस जॉब के लिए आपका वेज स्ट्रक्चर वो कैसा होना चाहिए। Okay, so that is one of the explanations we have that why these different ranges are being taken. दूसरा पॉइंट ये है कि रेंजेस के अंदर ये जो हम यहाँ पर रेटिंग रेंजेस ले रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, उनमें एक वाजिया फर्क क्रिएट करने के लिए हम इस तरह का डिफरेंट जो सेट ऑफ स्केल्स हैं वो पिक कर रहे हैं। जैसे पहला सेट ऑफ स्केल 100 के डिफरेंस के साथ है, दूसरा सेट ऑफ स्केल आपका 75 के डिफरेंस के साथ है, तीसरा सेट ऑफ स्केल आपका 24 के डिफरेंस के साथ है, एंड लाइकवाइज सो ऑन। ओके, तो रेंजेस के अंदर भी फर्क हो, उन रेंजेस से हम पे को डिटरमिन भी कर सकें। एक पॉइंट का मतलब कितने जो है वो आपके पास अर्निंग्स आ रही होंगी वो भी हम डिटरमिन कर सकें। सो देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जिनको मद्देनजर रखकर आप ये डिग्री ऑफ फैक्टर्स जो हैं इनको डिटरमिन वो करते हो। अब ये सारा काम कर लेने से व्हाट इज द आउटकम? ओके, सो द आउटकम इज अ जॉब हायरार्की। इससे सारे से क्या होगा, जब आपके पास पॉइंट सारे आ जाएंगे, उन पॉइंट्स के मुताबिक अब आपने लोगों को उनकी जॉब्स को वो एक हायरार्की में प्लेस करना है। सो द की प्रोडक्ट इज एन ऑर्डर्ड लिस्टिंग ऑफ जॉब्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द हायरार्की is not only providing us information about which jobs are most and least valued, ठीक है, but it also provides information about the relative amount of difference between the jobs. तो अब हमारे पास सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि हमने उनको डिफरेंट हायरार्कीज में रख दिया, आपने ये भी डिटरमिन करना है कि जितना उनके पॉइंट्स में डिफरेंस है उतनी उनकी जॉब वर्थ और उस जॉब वर्थ के साथ एसोसिएटेड कंपनसेशन में भी फर्क होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल जब हमने डिफरेंट जॉब वर्थ कैलकुलेट की, तो जो हायरार्की हमारे पास क्रिएट हो रही है, इन केस ऑफ मैनेजरियल ग्रुप वी माइट हैव वाइस प्रेसिडेंट्स, डिवीजन जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट लीडर्स एंड सुपरवाइजर्स, ठीक है, और हमने उनकी जॉब को इवैल्यूएट किया। इसी तरह टेक्निकल ग्रुप में जब हमने कंपिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशंस की, तो वहां पर हेड एंड चीफ साइंटिस्ट, सीनियर एसोसिएट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन ये काउंट किए जा रहे हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि दीज आर जस्ट द फ्लैशी डेजिग्नेशंस, बैकएंड के ऊपर जो असल चीज कार फरमा है दैट इज द जॉब वर्थ। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में हमने स्किल बेस्ड पैरामीटर्स को ज्यादा काउंट किया, तो वहां पर असेंबलर 1, इंस्पेक्टर 1 ये एक कैटेगरी के थे, देन पैकर, देन मटेरियल हैंडलर और इंस्पेक्टर 2, देन असेंबलर 2, देन ड्रिल प्रेस ऑपरेटर एंड लाइकवाइज सो ऑन। एंड लाइकवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में हमारे पास डिफरेंट तरह के हायरार्की जो ग्रुप्स हैं वो अवेलेबल है। सो ये बात याद रखिएगा कि अब जब आपकी हायरार्कीज बन जाएंगी हर एक डिपार्टमेंटल और हर एक फंक्शनल कैटेगरी और कंपिटेंसी के हवाले से, उसके बाद फिर आप इनको यूनाइट करके एक पूरी ऑर्गेनोग्राम की जो शक्ल होगी उसको डेवलप वो करते हो। Unless and until you don't follow this procedure, तो फिर डियर सब कुछ आपका इंटेंशन आपकी जो होगी बेसिकली वो इंट्यूशन बेस्ड वर्किंग की होगी, उसमें कोई रैशनैलिटी, उसमें कोई टेक्निकलिटी वो नहीं है। और जब रैशनैलिटी और टेक्निकलिटी नहीं होगी, सब कुछ इंट्यूशन बेस्ड होगा, तो उसमें तरह तरह की बायसनेस, आपके तरह तरह के ह्यूरिस्टिक्स वो इन्वॉल्व होंगे, जिससे कि आप कभी भी जस्टिस मेंटेन नहीं कर सकोगे। Now, the next topic we have is determining externally competitive levels and structures. अब जब हमने एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखना है, हमने इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट को नहीं भूलना, तो उस केस में योर ऑथर टॉक्स अबाउट दैट एक्सटर्नल कंपेटिटिवनेस इज बेसिकली डिस्कशन अबाउट पे रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी पॉलिसीज क्या है, वो क्या पे लेवल्स वो दे रही हैं। सो उस हवाले से याद रखिएगा कि वी हैव टू सेट पॉलिसी, इसका जो एक हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, वी हैव टू सेट पॉलिसी, then we have to define market, then we have to conduct survey,
Then we have to draw policy lines. Then we have to talk about merge internal and external pressures, जैसे हमने शुरू of the chapter में बात की थी कि internal factors and external factors जो कि आपके pay policies and pay compensation systems को affect कर रहे हैं. And then we have to talk about competitive pay levels, mixed, and then structural details. Now, there are some major decisions in pay level determination, जिसको हमें मद्देनजर रखना जरूरी है. And those decisions are basically related to determine pay level policy. सबसे पहला स्टेप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके पास हो. And as you all know कि पॉलिसी का मतलब होता है जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस. Then define purpose of survey. Then define relevant labor market. Then design and conduct survey. Then interpret and apply results. And then obviously design grades and ranges और bands. इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन वो करेंगे. तो ये हमारे पास तमाम प्रोसीजरल स्टेप्स है जिनको अभी हमने शुरू में भी जब हम जॉब इवैल्यूएशन की बात कर रहे थे तो वहां पे भी हमने सर्वे का डिस्कशन किया. एंड वी डिस्कस्ड कि इस तरीके से आपकी जो इवैल्यूएशंस हैं वो की जाती हैं. Now remember, this is the bottom line up till now, that external competitiveness कि जब हम बात कर रहे हैं that we want to become the employer of choice. So when external competitiveness is discussed, it refers to the pay relationships among organizations. The organizations pay relative to competitors. Okay, तो एक इंडस्ट्री के अंदर एक नॉर्म डेवलप हो जाता है, बेंचमार्क्स डेवलप हो जाते हैं और कोशिश की जा रही होती है तमाम यूनिट्स की तरफ से कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो एक एवरेज पे स्ट्रक्चर है उसी को हम फॉलो अप करें. unless and until that you are being influenced by any of the internal or external factor, or you want to be more competitive, or you want to go and implement for retention strategies. Now हमारा टॉपिक जो सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में है उसमें हमने जॉब वर्थ कैसे कैलकुलेट की जाएगी इसके ऊपर बात की. तो दो स्टेप्स हमारे पूरे हुए. वन इज जॉब एनालिसिस और उसके बाद हमने डिस्कस किया जॉब इवैल्यूएशन. अब जॉब इवैल्यूएशन के साथ ही जो एसोसिएटेड आपके प्रोजेक्ट का भी नेक्स्ट पार्ट आ रहा है और हमारे चैप्टर डिस्कशन में भी है, दैट इज सैलरी सर्वे. और सैलरी सर्वे इज अ टेक्निकल थिंग. इट हैज गॉट अ टिपिकल procedural steps to follow and you have to focus on these steps technically and conceptually. Like a salary survey is the systematic process of collecting and making judgments about the compensation paid by other employers. ठीक है, इस मकसद के लिए आपने इंडस्ट्री के अंदर से अपनी फैक्ट्री से रिलेटेड, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2-3 यूनिट्स पिक करने होंगे और उनका सर्वे करना होगा. अब वो कौन से यूनिट्स होंगे इस मकसद के लिए आपके साथ में सेपरेट ग्रुप मीटिंग्स जो है वो करूंगा. अब उस हवाले से आपका ऑथर लिखता है कि सेट कंपेटिटिव पे पॉलिसी, जिसमें कि एडजस्ट पे लेवल्स, हाउ मच टू पे, एडजस्ट पे मिक्स, व्हाट फॉर्म, आपने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल किस फॉर्म में आपने पेमेंट करनी है, एडजस्ट पे स्ट्रक्चर, स्पेशल सिचुएशंस को टैकल करना और एस्टिमेट कंपेटिटर्स लेबर कॉस्ट्स. ये तमाम वो चीजें हैं जिनको हम सैलरी सर्वे में मद्देनजर वो रखते हैं. अब इसकी जो टिपिकल स्टेप्स हैं मैं आपके साथ वो गो थ्रू कर रहा हूं. द स्टेप 1 इज डिटरमिनिंग बेंचमार्क पोजीशंस. अब बेंचमार्क पोजीशंस में आपका ऑथर लिखता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंचमार्क जॉब्स का पता होना चाहिए. एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन दैट रिगार्ड इज द कंटेंट्स आर वेल नोन. जिस मींस कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो properly sorted ho. So the contents are well known, relatively stable and agreed upon by the employees involved. Number 2, the supply and demand of these jobs are relatively stable and not subject to recent shift. ऐसा नहीं हो कि किसी particular sector जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर suddenly या तो employees की supply is in greater amount या वहां पर डिमांड एकदम से शूट अप कर रही है. बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो जॉब्स की जो वर्थ है उसको चेंज कर देती हैं. Okay, so the supply and demand for these jobs are relatively stable and not subject to recent shifts. For example, आजकल पैंडेमिक की सिचुएशन में भी there are certain jobs which people have lost and there are certain jobs जिनके डिमांड मार्केट में एकदम से वो शूट अप कर गई. तो अब वो लोग जिनकी जॉब्स लूज हो गई, ऑब्वियसली देयर वर्थ वुड बी डिफरेंट इन द इंडस्ट्री.
and the people who are in high demand these days, unki jo worth in the industry or market hogi, it would be different. Okay, तो ये sensitivities हैं जिनका के ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी होगा. इसी तरह नंबर 4 पॉइंट, they represent the entire job structure under study. ठीक है, जो भी जॉब्स को हम पिक कर रहे हैं वो आपकी फुल टाइम किस्म की जॉब्स हो जिसमें के हम एक पूरे जॉब साइकिल को स्टडी वो कर सकें. एंड देन मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन दीज जॉब्स. ओके, तो उसमें एक रीजनेबल नंबर ऑफ पीपल भी उस जॉब पर अपॉइंटेड हो. ये ना हो कि आपको ये ऐसी यूनिक जॉब ढूंढ लो जिस यूनिक जॉब के कंपैरिजन में आपको कोई दूसरी जॉब इन दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया या और इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो आपको ना मिले. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी हम जो जॉब कंपैरिजन बनाने लगे हैं वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का बनाने लगे हैं. अब हो सकता है कि एक बहुत बड़े यूनिट के अंदर एक पर्सन हु इज वर्किंग एज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हर दूसरी फर्म में आपको नहीं मिलेगा. Therefore, हमने जब ये सैलरी सर्वेज और कंपैरिजंस बनाने होते हैं तो उस वक्त हमारी कोशिश ये होगी कि a majority of the workforce is employed in these jobs. Now, this is your step 1. Now, which market jobs match which company jobs? ठीक है, अब इस टॉपिक को हम एक नजर देख लेते हैं. It says that any match between an organization's jobs and survey jobs must be done on job content rather than on the basis of job title only. ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि अक्सर औकात जॉब टाइटल्स जो हैं वो डिसेप्टिव होते हैं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस जॉब के अंदर एक्चुअल वर्थ, उस जॉब के एक्चुअली जॉब एनालिसिस के तहत जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, उसके टीडीआरस हैं क्या, तब आपने कंपैरिजन बनाना है. आपने सिर्फ जॉब टाइटल्स को देखकर कंपैरिजन नहीं बना देना. फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर फाइनेंस और मैनेजर अकाउंट्स इन अ स्मॉल कंपनी as compared to manager finance and manager accounts in a large company, इन दोनों की jobs में, इन दोनों के content of jobs में, इन दोनों के compensations में बेशुमार फर्क होगा. ठीक है, marketing executive in case of a sales rep in a pharmaceutical company and marketing executive in case of suppose Nestle Corporation, they might be totally two different jobs. Okay, therefore remember, can never be deceived by the job title. So you have to look on the job contents and you have to justify कि जो jobs हम pick कर रहे हैं उनके job title चाहे आपस में match ना कर रहे हो, but their contents to match. So apply your job evaluation system to the survey job descriptions. Okay, तो फिर आप job evaluation का जो सारा procedure होगा उसको आप शुरू करोगे. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जब आपने सर्वे कंडक्ट करना है तो आपके पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से भी जॉब कंटेंट्स कुछ ना कुछ अवेलेबल वो होने चाहिए. Now, once the jobs are finalized, तो अब हमारे पास अगला स्टेप आ रहा है, which is step 2, determine market to survey. अब मार्केट टू सर्वे में वो कहता है कि where does labor supply comes from. आपके पास लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो कहां से ज्वाइन कर रहे हैं और वो कौन लोग हैं. सो मोस्ट व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज आर हायर्ड लोकली. एक टिपिकल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल. सो व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स जो हैं वो लोकल हायर किए जा रहे हैं. टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉइज मे बी अटैच्ड टू द लोकल एरिया, और वो कहीं और से भी आप उनको बेस्ड अपॉन देयर टेक्निकलिटीज एंड नीड आप बुलवा सकते हो. बट दे ऑफ्टन कम फ्रॉम एंड गो टू other areas of the cities or even adjacent cities or provinces. Some managers and professionals operate in national or even international markets. Okay, so remember कि अब based upon कि आपकी टेक्निकलिटी कैसी है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल कैसी है, आपके पास कौन सी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसीज हैं, आप डिफरेंट मार्केट्स में भी ऑपरेट वो कर सकते हो. लेकिन जनरली स्पीकिंग जब हम वर्कर्स और लेबर फोर्स की बात करते हैं तो वो आमतौर पर लोकल मार्केट से ही अवेलेबल की जाती है. So the next step we have in determining market survey, it is said that most companies confine their wage and salary survey to local and regional markets, and the surveys containing national or international data are usually secured from professional organizations or from consultants. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं जो कि इस तरह के सर्वेज अपने पास ऑलरेडी बनाकर रखते हैं, एंड अपॉन पेइंग देम some
amount, you can get hold of those surveys. Okay, supposedly अगर आपको immediately अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सर्वे किसी कंसल्टेंट से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपको टेक्निकली खुद से उसको प्राइमरी डेटा कलेक्शन वो करनी पड़ेगी. Now the step 3, determine firms to survey. ठीक है, सो हमारा जो जूम मीटिंग टाइम है वो यहां पर खत्म होता है. नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम दोबारा से स्टेप 3 से बात को शुरू कर रहे हैं.